नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। गुरुत्वाकर्षण ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या है, इसको समझने के लिए हम अपनी बुक खोलते हैं पहले। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के लिए हम लोग ये एक जो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझाया है, उसको प्रूव करा है। उन्होंने ये माना कि अगर हमारे कोई भी दो पिंड हो और चाहे उनका द्रव्यमान अलग अलग हो, लेकिन उन जो पिंडों का अगर हम देखें तो जो ये जो पिंड होते हैं वो आपस में अपने एक आकर्षण बल अपना एक उन पर लगता है। मीन्स वो एक हर पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस कारण अगर वो आकर्षित कर रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि वो एक पिंड दूसरे पिंड पर एक बल लगा रहा है। तो उस बल के बारे में जब ये न्यूटन ने उसको समझाया तो उन्होंने कहा, ये माना कि एक पिंड अगर एक एम द्रव्यमान का है तो ये बड़ा है पिंड, तो इसको हमने कैपिटल एम से दिखाया है। और ये दूसरा पिंड थोड़ा छोटा है तो इसको स्मॉल एम से इसके द्रव्यमान को शो करा है। तो न्यूटन ने ये बताया कि जो इनका जो एक दूसरे के ऊपर ये जो बल आरोपित करते हैं उसका कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन पिंड कितने पर कितना बल लगा रहा है, वो उन्होंने रिलेशन निकाला। वो था F इजिकल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कैपिटल एम है ये जो पिंड ए है इसका द्रव्यमान है, और जो स्मॉल एम है वो जो पिंड बी है उसका द्रव्यमान है, और डी जो है इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वो डी है। तो ये जो उन्होंने रिलेशन निकाला, ये रिलेशन कैसे निकला है इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ नीचे समझा रखा है। ये देखिए, ये हमने किस प्रकार निकाला है, लेकिन इसको मैं आपको अपनी स्लाइड से समझाती हूँ कि ये हमने पूरा डेरिवेशन कैसे होना है। यहाँ पे देखिए रिलेशन कैसे निकाला है उन्होंने। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अंतर्गत उन्होंने ये माना कि जो एक बल लगता है वो किसके प्रपोर्शन होगा, किसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो उन्होंने बताया कि वो जो आपका जो ये जो द्रव्यमान है, तो दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के वो अनुक्रमानुपाती होगा, और जो उनके बीच की दूरी है उसके वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन जो दूरी है वो दूरी के वर्ग के, ठीक है, डी स्क्वायर लिखा है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम जब हमारा ये प्रोपोर्शन का साइन होता है तो उसको हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू जो इस समय है इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। तो जब हम प्रोपोर्शन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू निकाली जाती है। वो अभी हम बताएंगे कि वो भी आपके बुक में एक्सप्लेन कर रखा है। और दूसरा, अगर हमें ये कांस्टेंट वैल्यू को हमें जब जैसे अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमने कैसे कैलकुलेट करी, हम इनको बल मालूम है, फिर हमने, आप जानते हैं हम जब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे ये जी वैल्यू निकालनी है, तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम 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 इजिकल टू जी। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहलाता है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और आपसे ये डेरिवेशन, ये पूरा अगर आपसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पूछा जाए, आपको ये भाषा में लिखना होगा, ये फिगर बनानी होगी, और ये जो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा रखा है ये पूरा देना होगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अभी हम जरा देखते हैं जी की वैल्यू का कैलकुलेशन आपकी बुक में कैसे समझा रखा है। ये जो जी की वैल्यू निकाली है ये हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया था,
और जी का वर्तमान मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, -2 है मीन्स अपॉन में होगा। इस प्रकार उन्होंने जाना है। तो ये है कि तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे दो कोई भी पिंड है वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ये एक हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो न्यूटन ने दिया था, वो अभी हमने डिस्कस करा। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि न्यूटन ने किस प्रकार पिंडों के आकर्षण बल को और उन्होंने समझाया है। तो न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया, जो उन्होंने व्युत्क्रम वर्ग का नियम लगाया वो किस प्रकार लगाया, इसको समझते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो उससे पहले केपलर ने अपनी रिसर्च करी थी उसी को ही सहारा लेकर इसको और एक उन्होंने आगे रिसर्च करके इसको बताया। तो केपलर ने क्या करा था कि ये जो ये भी एक खगोल शास्त्री रहे हैं, तो उन्होंने काफी अपने आंकड़े इकट्ठा करे और उन्होंने कुछ नियम निकाले थे। और ये जितने खगोल शास्त्री में उनका एक बहुत बड़ा नाम है केपलर का। उन्होंने जब हमारी गैलेक्सी बॉडी के मूवमेंट के ऊपर उन्होंने ये उनकी स्टडी करके ये नियम एक निकाला था कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, जैसा कि ये उन्होंने ये चित्र में दिखाया है। तो ये देखिए सेंटर में सूरज है और यहाँ पे इस प्रकार जो हमारी गैलेक्सी में उस बॉडीज उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो यहाँ वो बताते हैं कि जो सेंटर, जो बीच में जो हम एक पॉइंट सेंटर नहीं कहेंगे, वो मतलब एक कुछ ऐसा बीच में कोई पॉइंट है जिसके चारों ओर कुछ एक कक्षाएं हैं, मींस एक ऑर्बिट्स हैं जिसमें हमारे गैलेक्सी बॉडीज घूमते रहते हैं। और जो प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है। दीर्घवृत्त मींस हम ये नहीं कह रहे वो राउंड है, वो ओवल ऐसे घूमते हैं, गोल गोल नहीं है वो, थोड़े से यहाँ देखिए वो गोल गोल नहीं घूम रहे। ये अगर सर्कल होता तो ऐसा होता, ओ सेंटर में होता, ये इस टाइप से घूम रहे हैं। और फिर दूसरा है सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो कोई भी ग्रह और सूर्य से जो उसकी जो रेखा है, तो सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल वो कैरी करती है, कि उसका जो एक है कि इतने टाइम में वो इतना क्षेत्रफल चलेगी तो वो एक समान रहता है। इस प्रकार यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक की गति करने में लगे समय के बराबर होगा होगा या होता है, तो क्षेत्रफल OAB और क्षेत्रफल OCD बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए कोई ग्रह है वो A से B जा रहा है, B से वो C पोजीशन और C से D पर, तो वो कह रहे हैं कि जो आपका क्षेत्रफल OAB और क्षेत्रफल OCD, तो OAB और OCD इनका जो क्षेत्रफल है ये बराबर रहेगा। तो इसका अर्थ है कि वो समान दूरी समान समय में तय करते हैं। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है। मीन्स उन्होंने क्या ये कहा है, ये एक केपलर का बहुत एक फेमस पॉइंट है और इसी जो तीसरा जो उन्होंने नियम दिया इसी का सहारा लेके न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या कहा है केपलर ने कि सूर्य से किसी ग्रह की जो औसत दूरी का घन, ठीक है, तो उसका जो क्यूब है, जो दूरी है उसका 3 टाइम्स जो है उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होगा। तो मीन्स जो जितना ये एक रिलेशन निकाला कि जो दूरी का आपका घन और t का वर्ग
ये आपस में एक समानुक्रमानुपाती होंगे कि वो जो है आर जो उसका जो दूरी है और जो टाइम का हमने ये एक रिलेशन निकाला था, हमने नहीं सॉरी केपलर ने निकाला था। और ये भी एक जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। तो कि और उन्होंने ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दिया था, लेकिन इसका और वो डिटेल में नहीं समझा पाए थे। इसी का यही थ्योरी लेकर न्यूटन ने बताया कि ग्रहों की गति का जो कारण होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ग्रह ऐसे नहीं घूम रहे हैं कि बस वो उनको वही एक पाथ मिल रहा है, वो एक्चुअली सूर्य का एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो ग्रहों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जैसा हम पहले समझे थे कि वो जो अट्रैक्शन है वो ऐसा नहीं है कि वो उससे आके टकरा रहे हैं, लेकिन वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये जो न्यूटन ने जो अभी जो हमने आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर वाला जो रिलेशन देखा था, कांस्टेंट देखा था, तो इसी नियम का उपयोग न्यूटन ने लिया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। सो जैसे जितनी पृथ्वी से जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता चला जाएगा। और इसके लिए हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। तो ये अगर मान लीजिए कि जो कक्षीय वेग v तथा ग्रह की कक्षा का त्रिज्या r है, तो जो मीन्स जो वो कोई भी गैलेक्सी बॉडी जो घूम रही है वो वेग v से घूम रही है, और वो जो गैलेक्सी बॉडी जो घूम रही है उसकी जो त्रिज्या है वो r है। तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा F is proportional to v square upon r। और हम ये जानते हैं कि जो परिक्रमण काल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसका जो रिलेशन हम वेलोसिटी से देखते हैं वो होता है v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी। तो इसका अर्थ हुआ कि और ये जो है जो v स्क्वायर जो होगा, मतलब अब हमने ये एक रिलेशन देख लिया है v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी। तो अब और यहाँ पे f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r, तो हमें रिलेशन मिल गया v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। और इस संबंध को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो v स्क्वायर है इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। होगा या नहीं होगा? तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो केपलर ने दिया था। तो अब हम इससे फिर हमारा अब जो रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, क्योंकि देखिए r क्यूब है और ये r स्क्वायर है। तो हमारा जब हमने इसका पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगा। सो इसे f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r के साथ संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। तो ये थोड़ा सा हमारा पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि हमें जब एक वैल्यू मिल गई है फिर हम वो क्या जो वैल्यू मिलती है वो हम अपनी इक्वेशन में रखते हैं और फिर उसका फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। और बच्चों अगर आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे, यहाँ पे ये देखिए कि केपलर ने ये बताया था आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये एक स्थिरांक है। हम देखिए ऊपर आपको दिखाते हैं, यहाँ केपलर ने कहा था आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर ये स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ जो न्यूटन ने संबंध निकाला था, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर ये एक स्थिरांक है केपलर के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग। तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। क्लियर हुआ? सो इसको मैं एक चीज और आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ। तो अब क्या है
हम ये जानते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर हुआ? सो जब हम कह रहे हैं F इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो ये हम ऊपर ये रिलेशन निकाल चुके हैं। तो इसे अगर हम ये जो हमारे पास V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R के साथ संयोजित करें तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि देखिए V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, तो अगर V स्क्वायर की जगह हम 1 अपॉन R लिखेंगे तो R इंटू R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो जितने भी गैलेक्सी के बॉडीज हैं, ये नियम सब पर ये एक लागू होता है। तो इस नियम का ये नियम सावर्तिक इस अभिप्राय से है कि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो या छोटी, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव। और एक चीज और आपको बताई गई है, व्युत्क्रम वर्ग का अर्थ है कि F D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ यह है कि यदि D को 6 गुणा कर दिया जाए तो F का मान 36वां भाग रह जाएगा। तो ये एक इस प्रकार ये आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये आप अपना लिखकर भी इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। फिर देखिए जैसे आपसे ये भी इसी के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान एक आपको ये वैल्यू दे रखी है, चंद्रमा के द्रव्यमान की ये वैल्यू दे रखी है। तो देखिए आपको दो द्रव्यमान मिल गए और जो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी आपकी वैल्यू दे रखी है। और अब आपको पता लगाना है पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए और जी की वैल्यू दे रखी है। तो बस जो हमने ऊपर ये रिलेशन सीखा था, F इजिकल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, सारी आपके पास वैल्यू हैं, आप रखें। और अब तो मैथ का आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। बस अपनी जब कैलकुलेशन करेंगे आपके सामने इजीली आंसर आ जाएगा। और इसमें आप जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं, एक मैं आपको हिंट देना चाहती हूँ, जो हमारी पार्ट्स होती है ना, हम इनको एक साथ कर लेते हैं। तो जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपका -11 और ये 8 भी ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 8 ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -8। तो ये -11 -8 -19 हो गया। और ये आप दोनों और माइ ये जो आपकी 10 रेज टू द पावर 24 और 10 रेज टू द पावर 22 ये दोनों आप ऐड करें। फिर आप जो पार्ट्स का ये प्लस की मिलेगी या माइनस की, बस आप उनको माइनस कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके वैल्यूज ऐसी होती हैं कि बहुत इजीली कट हो जाती हैं। तो ये आपको टेबल्स में एक्सपर्ट होना चाहिए, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको एक है कि आपको 2 डेसिमल प्लेस अपने हटाने हैं। तो 1 डेसिमल प्लेस आपको यहाँ मिल रहा है, 1 डेसिमल प्लेस यहाँ, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करा, ये हटा तो आपका हो गया 67, 74, 6 अपॉन 384। तो ये थोड़े थोड़े से हिंट आपको दिए हैं जिससे आप अपना लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि अभी हमारे काफी न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही चैप्टर्स चल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सो बच्चों आज हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पढ़ा, सावर्तिक नियम गुरुत्वाकर्षण का, जिसमें हमने देखा कि कैसे न्यूटन ने अपनी भी थ्योरी अपना भी एनालिसिस करा, लेकिन केपलर का जो तीसरा नियम था उसको का भी एक हेल्प लेके बताया कि किस प्रकार हर पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल आरोपित करता है, लेकिन कोई पिंड एक दूसरे पे क्यों नहीं गिरता है उसका भी रीजन समझाया है। तो अब हमारा सेशन अब हम यही रोक रहे हैं, अगले सेशन में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।